नमस्ते मित्रों, कथा नीति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है गिल्ट। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी एक 7 वर्ष की बच्ची है। मेरी पत्नी दूसरी बार गर्भवती है। अभी उसका प्रसव काल निकट ही है। उसने जब बेटे को जन्म दिया हम बहुत खुश थे। संयोग से उसी समय मेरे ट्रांसफ़र का भी ऑर्डर आ गया। मुझे प्रमोशन भी मिला था। मेरी एक छोटे से स्टेशन पे ट्रांसफ़र हो गई थी। मैं बड़े पसोपेश में था। सोच रहा था कि पत्नी को लेकर नए काम की जगह जाना चाहिए या फिर इंदौर में जो हमारा खुद का घर है वहीं रखूं। तकदीर से उसी समय स्कूल में छुट्टियां लग गई थी, इसलिए मेरी बच्ची को लगभग 2 महीनों की छुट्टियां थी। अपने को भी आफ्टर डिलीवरी छुट्टियां थी ही सही। तब हम लोगों ने ये सोचा कि जब तक बच्ची की छुट्टियां हैं यानी 2 महीने, तब तक नए काम की जगह पर हम सब साथ में रहेंगे। उसके बाद में पत्नी और बच्ची छोटे बच्चे को लेकर इंदौर वापस आ जाएंगे और मैं अपने काम की जगह रुक जाता। मेरी ट्रांसफ़र भले एक छोटे से स्टेशन पे हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर बढ़िया था। घर क्या, एक बंगला ही था। आसपास खूब हरियाली थी। पीछे देखो तो पीछे घर के पिछवाड़े से जहाँ तक नजर जाए वहाँ पर हरियाली का खेतों का गलीचा सा बिछा हुआ था। मैं बहुत खुश था। यहाँ आने के बाद में मैंने सबसे परिचय कर लिया। यहाँ के लोग अच्छे लग रहे थे। एक सवाल बाकी था। पत्नी की अभी अभी डिलीवरी हुई थी, इसलिए उसकी मालिश, बच्चे की मालिश, नहलाना धुलाना और सिकाई वगैरह इस सब का इंतज़ाम करना ज़रूर था। ये सब कौन करता? बच्चे को नहलाना धुलाना ये सब करना एक बड़ी समस्या थी। वैसे मेरी माँ ने सोचा था कि वो खुद ही ये सब कुछ करने वाली थी, लेकिन अब वो काफ़ी उम्र दराज हो गई थी और उन्हें थकावट हो जाती थी, इसलिए मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था कि उन्हें तकलीफ़ दूँ। मेरी पत्नी भी यही सोच रही थी कि माँ जी वैसे ही आजकल जल्दी थक जाती हैं, तो उन्हें ये काम सौंपना उसे भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने ट्रॉली मैन से इस बारे में बातचीत की, उससे मेरी परेशानी बताई। उसने कहा, साहब यहाँ अधिकतर तो सारे मजदूर रहते हैं और उनकी स्त्रियाँ वो सब खेतों पर काम करने के लिए जाती हैं, इसलिए जैसे आपको चाहिए ऐसी काम करने वाली मिलना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, तुम इस बारे में तलाश जारी रखना। कोई अच्छी महिला मिल जाए काम के लिए तो मुझे ज़रूर बता देना। 2-3 दिन के बाद में अचानक एक दिन ट्रॉली मैन मेरे यहाँ आया। साहब, एक महिला बड़ी मुश्किल से इस काम के लिए तैयार हो गई है। ट्रॉली मैन की बात सुनकर मैं एकदम खुश हो गया। मैंने कहा, अच्छा कौन है वो स्त्री? साहब, वो 57 नंबर का अपना गेटमैन है ना, प्रकाश, उसकी बहन है वो। पर साहब एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो कुछ देर चुप रह गया, फिर हिचकते हुए बोला, साहब उसे बाल बच्चा नहीं होता था, इसलिए उसके आदमी ने उसे वापस भेज दिया है। तलाक हो गया है उसका। अरे तो उससे क्या होता है? उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? साहब आपका ठीक है, पर मैडम और आपकी माँ साहब को ये ठीक लगेगा क्या? बहुत लोगों को ऐसी स्त्रियाँ घर में काम करने के लिए अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं आपको कहने से हिचक रहा था। कोई हरकत नहीं है, तुम उसे ले आना। मैं मेरी माताजी से बात करके रखता हूँ। माँ को अगर ठीक लगा तो हम उससे काम पर रख लेंगे, और नहीं ठीक लगा तो कोई बात नहीं। ट्रॉली मैन चला गया। अच्छा साहब, आज शाम को ही मैं प्रकाश के साथ में उसे बंगले पे भेज देता हूँ। शाम को जब मैं घर पहुँचा तो माँ से इस बारे में बात की। माँ को जब बताया कि उसे बाल बच्चा नहीं होता है, ये सुनकर वो दोनों एकदम चौंक गई। उन दोनों ने इस बारे में कई बातें सुन रखी थी कि बांझ औरतें खुद को संतान सुख न मिलने से दूसरे बच्चे और उनकी माताओं से ईर्ष्या करती हैं, जलती है और उनके ऊपर काला जादू टोना करती हैं। खुद को जो सुख ना मिला वो दूसरों को भी ना मिले, ऐसी कोशिश में वे लगी रहती है। नहीं बाबा, ऐसे काम वाली बाई नहीं चाहिए हमें घर में। अगर उसने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो? मेरी पत्नी डरते हुए बोली। माँ भी थोड़ी देर सोच में पड़ी हुई थी। फिर माँ ने मन ही मन कुछ तय कर लिया। बोली, ये देखो, बांझ होना ये कोई उसका अपना दोष है क्या? होती है कुछ स्त्रियाँ बुरी, लेकिन ये भी ऐसी होगी ऐसा तो नहीं है ना, इसलिए डरो मत। फिर तुम दोनों जानते ही हो कि अपने घर पे मेरे गुरुजी का आशीर्वाद बना हुआ है। चाहे कितने भी मुश्किलें, संकट, आपत्तियाँ आ जाए,
लेकिन हमारे गुरुजी हमें उसमें से बहुत अच्छी तरह से बाहर निकाल लेते हैं। इस बात का तो तुम दोनों को भी अनुभव है ना। आने दो उसे, अगर ठीक लगी तो रख लेंगे काम पर। शाम को 7 साढ़े 7 बज रहे थे। उस समय प्रकाश अपनी बहन को लेकर आ गया। नमस्ते कहने के बाद में वो नीचे जमीन पर बैठ गया। मैंने उसे सोफे पर बैठने के लिए कहा, लेकिन उसने मेरी बात मानी नहीं। उसके साथ उसकी बहन भी नीचे ही बैठ गई। वो महिला लगभग 35 साल की होगी। मध्यम रंग था उसका और चेहरा काफी आकर्षक लग रहा था। जैसे माँ आई, उसने उठ के दूर से ही मेरी माताजी को झुककर नमस्कार किया। क्या नाम है तुम्हारा? माँ ने पूछा। बसंती बाई। कितना पढ़ी हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? लड़कियों की शिक्षा के लिए सरकार ने इतनी सुविधाएं दे रखी है, इसके बावजूद इस महिला ने कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं की। इस बात का मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ। माँ ने उसे बताया कि क्या क्या काम करना होगा। हाँ दादी जी, आप जो बोलोगे वो सब काम मैं कर दूंगी। और पैसे का क्या? कितने पैसे लोगी? बसंती बाई ने अपने भाई प्रकाश की तरफ देखा। प्रकाश बोला, साहब आप हमारे साहब हो, आपसे क्या पैसे लेना। आपको जो ठीक लगेगा दे दो, नहीं दोगे तब भी कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसे मुफ्त में थोड़ी ना काम करवाएंगे। आदमी ने हिसाब में सही रहना चाहिए। तुम बता दो कितना पैसा देना है। तो दे देना साहब, 1000, 500। 500 या 1000? मैंने हंसते हुए पूछा। तब माँ ने मुझे इशारे से बताया, 1000 बता दो। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोला। 1000 रुपया 1 महीने का देंगे, चलेगा तुमको? तो वो बहुत खुश हो गया। उसके चेहरे पर हंसी थी। मैंने बसंती बाई की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन से बसंती बाई सुबह 7:30 बजे काम करने के लिए आने लगी। मेरे घर में बसंती को मेरे बच्चे की और पत्नी की सेवा करने के लिए रखा है। ये खबर पूरे डिपार्टमेंट में ही नहीं बल्कि हमारी डिपो के सारी गैंग में फैल गई। एक बांझ स्त्री को हमने अपने बच्चे की सेवा करने के लिए रखा है, इस बात का सभी को ताज्जुब हो रहा था। एक दिन हमारा प्रमुख ट्रॉलीमैन मुकेश मुझसे बोला, साहब एक बात कहनी थी। कहो मुकेश। साहब, आपने बसंती बाई को अपने घर में काम के लिए नहीं रखना था। क्यों? साहब ऐसी बांझ औरतें अच्छी नहीं रहती हैं। अभी पास के गांव की बात है। एक बांझ औरत ने एक बच्चे के ऊपर पता नहीं क्या किया। 2-3 दिन उसने काम किया होगा और 3-4 दिनों के बाद ही उस बच्चे को सांप काट गया। वो बच्चा मर भी गया। ऐसी बांझ औरतों की बद्दुआ बहुत बुरी होती साहब। अरे मुकेश, उस बच्चे की जिंदगी इतनी होगी, उसमें क्या, भगवान ने जितनी उम्र लिखी है आदमी उतना ही तो जिएगा ना। उसमें उस औरत का क्या अपराध? नहीं साहब, मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, ये एकदम सच है। तभी दूसरा ट्रॉलीमैन आगे आया। उसके बाद एक एक करके और भी कुछ ट्रॉलीमैन आगे आए और उन्होंने अपने अपने किस्से बहुत डरावने अंदाज में मुझे बताए। छोटे गांव में इन बातों का कितना बड़ा इशू बन जाता है, इस बात का मुझे सबूत मिल रहा था। अगले 2-3 दिनों में ही इन ट्रॉलीमैन की तरफ से मुझे बसंती बाई के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी मिली। शादी के 4-5 साल होने के बाद भी बसंती बाई को बच्चा नहीं हुआ। तब उसके आदमी ने उसे घर से निकाल दिया और साथ ही उससे तलाक भी ले लिया। तब से बसंती बाई अपना भाई प्रकाश उसके यहाँ रह रही थी। प्रकाश के घर में बूढ़े माँ बाप थे और प्रकाश तो दिन भर रेलवे ड्यूटी पर रहता है। उसकी पत्नी खेतों पर मजदूरी करने के लिए जाती है, इसलिए उन बूढ़े और बीमार माँ बाप की सेवा करने के लिए उन्हें बसंती बाई जैसी कोई हमें चाहिए था। इसलिए बसंती बाई के घर वापस आ जाने से इन लोगों को खुशी हुई। बूढ़ा बूढ़ी और प्रकाश के 3 बच्चे, इनकी सारी जिम्मेदारी बसंती बाई पर आ पड़ी। प्रकाश और उसकी पत्नी बेफिक्री से अपने काम पर चले जाते। 2 साल ऐसे ही निकल गए और प्रकाश के माँ बाप 6-6 महीने के बाद गुजर गए। अब प्रकाश के बच्चे भी थोड़े बड़े हो चुके थे, इसलिए अब ये फोकट में खाने वाली बसंती बाई प्रकाश की पत्नी को घर में फूटी आंख न सुहाती। वैसे देखा जाए तो बसंती बाई, प्रकाश, उसकी पत्नी और उनके 3 बच्चे, इनका खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, घर में बर्तन साफ करना, घर की साफ सफाई करना, सारे काम बिना बोले चुपचाप करती थी। लेकिन वो कुछ कमाती नहीं, इसीलिए प्रकाश की पत्नी उसे बार बार ताने मारती। बसंती बाई खेत पर जाकर मजदूरी करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन प्रकाश उसे जाने नहीं देता था।
उसका कारण भी वैसा ही था। बसंती बाई दिखने में बड़ी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो बड़ी आकर्षक थी। किसी को भी बांध रखने वाली आकर्षकता उसमें ज़रूर थी। एक दो बार वह मजदूरी करने गई, तब खेत के मालिक ने ही उसके ऊपर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसके बाद से बदनामी के डर से प्रकाश उसे खेत पर मजदूरी के लिए जाने नहीं देता था। लेकिन इस वजह से प्रकाश के घर में पत्नी और प्रकाश के बीच ननद को लेकर खूब झगड़े होते थे। इसीलिए शायद हमारे यहाँ काम मिल जाने से बसंती बाई बड़ी खुश थी। इस काम की वजह से थोड़ी समय के लिए क्यों न हो, उसे थोड़ा तो घर से बाहर रहने को मिलने वाला था और प्रकाश की पत्नी के तानों से उतने समय वो बची रहने वाली थी। इसके अलावा कमाई तो होने ही वाली थी। एक और फायदे की बात थी, बसंती बाई काम बहुत अच्छा करती है। माँ ने बताया, मेरी पत्नी को मालिश करना, सिकाई करवाना, बच्चे की मालिश, उसका नहलाना धुलाना, कपड़े धोना, बच्चे के कपड़े धोना, बाद में तो उस घर में सभी के कपड़े धोना शुरू कर दिया। माँ को खाना बनाने में भी वो काफ़ी मदद कर देती। पास के खेतों से वो कई बार सब्जियाँ और केले तोड़ के ले आती। माँ उसे हमें बड़े प्यार से चाय पिलाती, खाना खाने के लिए रोक लेती। धीरे धीरे 1 महीना पूरा हो गया। बसंती बाई अच्छा काम करती है, इसलिए मेरी पत्नी और माँ दोनों उससे खुश थी। बसंती से हमारे घर में लोग प्यार से बात करते थे और साथ ही उसे घर में खिलाने पिलाने में भी घर के जैसे ही रखते थे, इसलिए बसंती भी हमारे घर में बड़ी खुश थी। 1 महीना पूरा हो गया, तब बसंती बाई को पैसे देने का मौका आया। तब माँ ने कहा, अरे इसने इतना अच्छा काम किया है और धीरे धीरे इससे अपने घर की ऐसी आदत हो गई है कि अब तो ये मुझे किसी भी काम को करने नहीं देती है। मेरे सारे जो काम है ये इसने सीख लिए हैं और अब वो फटाफट सारे काम निपटा देती है। जिस काम के लिए हमने उसे रखा भी नहीं है, वो भी सारे काम वो फटाफट कर देती है। हम अगर इंदौर में रहते तो जच्चा बच्चा को नहलाने के लिए और उनके कपड़े धोने के लिए, इसी काम के लिए हमारे वहाँ पर तो बाइया जो है वो 4-5 हज़ार रुपये ले लेती। यहाँ बेचारी बसंती बाई ने तो उससे तिगुना काम किया है, फिर भी कम पैसा ले रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे 1,000 की जगह तुम 3,000 रुपये दो। क्या लगता है तुमको? माँ की बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। अच्छा, अगर वो इतना काम करती है तो उसे 3,000 रुपये में दे सकता हूँ अम्मा। एक शाम को माँ ने उसके हाथ में उसके काम के 3,000 रुपये रखे। पैसे देखकर वो चौंक गई। इतने पैसे कहाँ के? जब उसने पूछा तो माँ ने उसे बताया कि भाई तेरा काम ही ऐसा है, हम तो खुश है बहुत। माँ के ऐसा कहने पर उसके चेहरे पर खुशी की हंसी फैल गई। 2-3 दिन बाद की बात है। दोपहर लंच के समय मैं सेक्शन में बैठा हुआ था और लंच ले रहा था। उसी समय मुझे अकेला बैठा देखकर ट्रॉली मैन मुकंदा मेरे पास में आ गया। साहब, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो ना। साहब, आपने उस बसंती बाई को 3,000 रुपये क्यों दे दिए? नहीं देने चाहिए था। अरे क्यों? मैं ये बातें उससे कैसे मालूम पड़ी, ये सोच के भी मैं चौंक गया। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैंने उसे 3,000 रुपये दिए हैं? मेरी बात सुन के वो हंस पड़ा। साहब, हमारे मोहल्ले में कोई सी भी बात छुपी नहीं रहती है। फिर मुकेश, एक बात और भी है। हमने 1,000 रुपये उसे देना तय किया था, लेकिन उसका काम इतना अच्छा था तो उससे ज़्यादा ही पैसे दिए उसको। फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? साहब, बात यह है कि जब आपने बसंती बाई को 3,000 रुपये दिए 1,000 के जगह पे, तो उसने 1,000 रुपये प्रकाश की पत्नी को दिए और ऊपर के पैसे जो आपने खुश होकर उसे दिए थे 2,000 रुपये, वो उसने खुद के ही पास रख लिए। अब उन 2,000 रुपये को लेकर उनके घर में झगड़े शुरू हो गए हैं। रोज रात को उनके यहाँ घर में तमाशा होता है। उन नाटकों की हमें बहुत तकलीफ होती है। हमारे मोहल्ले में परेशानी बढ़ गई है। तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? बसंती बाई काम अच्छा कर रही थी, इसलिए मेरी माताजी के कहने पर मैंने उसे ज़्यादा पैसे दिए। आपकी कोई गलती नहीं है साहब जी। लेकिन प्रकाश की पत्नी कहती है कि साहब जी ने बसंती बाई को खुश करने के लिए जानबूझ के 2,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। मैंने माथा ठोक लिया। एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू हो जाएगा, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। तभी मुझे ध्यान में आया कि आजकल क्यों बहुत सारे गैंगमैन मेरी तरफ देखकर दबी दबी हंसी हंसते हैं। मुझे तब ये समझ में नहीं आया था, लेकिन आज जब मुकेश ने जब ये बात कही, तब मुझे वो भी बातें याद आ गई। क्यों रे मुकेश,
तुम लोग को भी ऐसे ही लगता है क्या कि मैं ऐसा फालतू आदमी हूँ? मैंने उससे पूछा। नहीं साहब, ऐसा है नहीं, इसलिए तो सब लोग चुप बैठे हैं। भले ही दबी जबान से बात कर रहे हैं, लेकिन किसी के मुंह पर ये बात आई नहीं है, वरना अब तक तो ये बात सारे मोहल्ले में फैल गई होती। बहुत बेकार लोग हैं साहब यहाँ के, आप तो संभल के रहिए। कम से कम एक बात अच्छी थी कि बसंती बाई आने के पहले ही मैं अपने काम पे निकल गया होता, और शाम को जब मैं घर पे पहुंचता तब वो अपना काम पूरा करके निकल गई होती। इस तरह से कभी भी मेरी और बसंती बाई की मुलाकात होती नहीं थी। बोलचाल तो बिल्कुल भी नहीं होती थी हमारी आपस में। नहीं तो पता नहीं और कितनी अफवाहें फैली होती। मैंने घर आके ये खबर अपनी माँ को बताई। मेरी बात सुनकर माँ गंभीर हो गई। बोली, जाने दो, तुम इस बात को अपने दिल पे मत लेना। ऐसे भी 20-25 दिनों के बाद में तो मैं बहू को लेकर यहाँ से निकल ही जाऊंगी। तब कोई काम भी नहीं बचेगा घर में, और इस तरह की बातों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तब तक बोलने दो जिनको जो बोलना है। लेकिन अब हमने पहली बार में उसे 3,000 दिए थे, तो अब इस महीने के आखिर में भी उसे 3,000 रुपये ही देने होंगे। हाँ हाँ, वो तो ठीक है अम्मा। एक दिन प्रकाश मेरे पास आया, चेहरे पर हंसी लाकर बोला, साहब, मेरी बहन बसंती भाई आपके यहाँ काम करके बहुत खुश है। और कितने दिन काम करना है साहब उसको? अब यही महीना है प्रकाश, इसमें भी कुछ दिन तो निकल गए हैं, कुछ 20 दिन बाकी है। इसके बाद मेरी पत्नी की डिलीवरी की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, उन्हें अपने काम पर जाना होगा, तो वो और मेरी माता जी यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा साहब, साहब, हमारी बसंती बाई के लिए अगर ऐसे ही कोई काम होंगे तो आप बताना। आपके पहचान में कहीं किसी फैक्ट्री में कोई काम उसे लग गया तो भी चलेगा। अच्छा अच्छा, ऐसा कोई काम मुझे मालूम पड़ा तो मैं बताऊंगा ज़रूर, मैंने उसे आश्वासन दिया। अगले सप्ताह में इंदौर के मेरे एक मित्र की फैक्ट्री में कुछ महिला मजदूरों की ज़रूरत है। ये मुझे मेरे मित्र की बातों से मालूम पड़ा। मैंने सोचा प्रकाश को ये बात बता देता हूँ, अगर उसको ज़रूरत हो तो वो अपनी बहन को वहाँ भेजकर काम पर लगा देगा। लेकिन मेरी और प्रकाश की मुलाकात बहुत कम हो पाती थी, इसलिए मैंने मुकेश से ये बात कही और उसे कहा कि प्रकाश को ये बात बता देना। मेरी बात सुनकर मुकेश मुझसे बोला, साहब, आप क्यों इस झमेले में पड़ते हो? आपने बसंती बाई को अगर वहाँ काम पर लगाया, और वो भी आपके इंदौर में, तब तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें बोलेंगे आपके बारे में साहब। लोगों का मुंह कोई बंद कर सकता है साहब? लोग तो आपके चरित्र पर भी शंका करने लगेंगे। साहब, मैंने पहले ही बताया था ना आपको कि हमारे मोहल्ले के लोग बहुत बेकार हैं। उन्हें किसी का भला हो, अच्छा हो, या किसी का सब कुछ अच्छा चले, ये वो लोग देख ही नहीं सकते। अब यही देखिए ना, बसंती बाई बांझ होने के बाद भी आपने अपने बच्चे का काम उससे करवाया। इसकी चर्चा तो हमारे मोहल्ले वाले के मुंह दुख जाते, फिर भी वो इसी बात को करते रहते हैं वो लोग। कुछ लोग कहते हैं कि देखना कि एक न एक दिन साहब को बड़ा पछतावा होगा बसंती बाई को काम पर रखने के कारण। यानी देखिए साहब, हमारे मोहल्ले वाले आपके घर में कुछ बुरा हो जाए, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। मुकेश की बात सुनकर मैं चौंक गया। यहाँ के लोग इतने निचले स्तर पर चले जाएंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बहुत चिढ़ गया, लेकिन मन ही मन थोड़ा डर भी गया। पता नहीं कभी ये लोग सोच रहे हैं वैसा ही कभी कुछ बुरा न हो जाए। गनीमत थी कि उस महीने में तो वैसा कुछ भी बुरा हुआ नहीं। पत्नी और बेटी की छुट्टियां खत्म हो गई थी, उन लोगों को इंदौर में घर पहुंचाना ज़रूरी हो गया था। इसलिए मैंने माँ से बसंती बाई का सारा हिसाब क्लियर कर देने के लिए कह दिया। माँ ने उसको 3,000 रुपये तो दिए ही, साथ ही एक साड़ी और ब्लाउज पीस भी दे दिया। बसंती बाई बहुत खुश थी, लेकिन अब बच्चे और हमारे परिवार से वो बिछड़ जाएगी, ये बात सोचकर उसे रुलाई आ गई। बच्चे को सीने से चिपका के वो काफी देर तक रो रही थी, बार बार उसे चूम रही थी। इन 2 महीनों में बच्चा उससे काफी घुल मिल गया था। माँ, पत्नी और बच्चे इंदौर वापस चले गए। अब मेरा भरा पूरा बंगला जो था एकदम सूना हो गया। जब मैं साइड से घर आता तब मुझे मेरे बच्चों की खूब याद आती। बच्चे का हंसना, रोना, उसकी बाल लीलाएं मुझे याद आती, और ऐसा लगता कि कब मुझे समय मिले और मैं घर इंदौर जाके उन सबको मिलूं। इसी बीच रेलवे का एक बहुत बड़ा काम शुरू हो गया था, और मैं उस काम में इतना मसरूफ़ हो गया कि मुझे भोजन करने तक की फुर्सत न मिलती।
इन सारे झमेलों के बीच बसंती बाई का मामला तो कब से ही भूल चुका था। मैं खुद तो कभी उसकी बात निकालता ही नहीं था, क्योंकि मेरी बात के सही अर्थ न निकाल के गलत अर्थ निकालने वाले बहुत लोग थे यहाँ पे। 3-4 महीने हो गए, तब एक बात मैंने सुनी कि बसंती बाई अब अपनी भाभी यानी प्रकाश की पत्नी के परेशान करने की वजह से अब खेत पे मजदूरी करने के लिए जाने लग गई है। वैसे घर का सारा काम तो उसके ऊपर था ही सही, वो सब करके वह खेत पर काम करने के लिए जाती। मुझे उस पर बड़ा तरस आता, लेकिन मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे ये सोच के भी बुरा लगता कि मैं उस गरीब के लिए कुछ कर नहीं सकता। रेलवे का वो बड़ा प्रोजेक्ट अगले 3 महीने में पूरा हो गया और हम सब ने राहत की सांस ली। इन 4-6 महीनों में हमें किसी को भी छुट्टियां लेने की परमिशन नहीं थी। कई बार तो रविवार की छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ा था। इस बीच मैं इंदौर में केवल 1-2 बार ही जा पाया था, और वो भी केवल 1 दिन के लिए। अब मैंने 2-3 दिन की छुट्टी ली और इंदौर घर पहुंचा। काम का सारा टेंशन भूल भाल कर मैंने अपने परिवार के साथ खूब एंजॉय किया। संतुष्ट मन से मैं इंदौर से वापस काम पर आया। सोमवार को जब काम पे गया तो दोपहर के समय मुकेश मेरे पास में आया। साहब साहब आपको नई खबर मालूम पड़ी क्या? खबर? कौन सी? साहब, परसों बसंती बाई गुजर गई। गुजर गई? हाँ साहब, गुजर गई। उसने चूहा मारने की दवाई खा के आत्महत्या कर ली साहब। मुझे जोरदार झटका लगा। वैसे प्रकाश की पत्नी उसे जितना परेशान करती थी, जितने ताने मारती थी, जितना उससे काम करवाती थी, वो सब देखते हुए कभी न कभी कुछ बुरा सुनने को मिलेगा, ये तो मुझे लगा था। लेकिन इतना बुरा हो जाएगा, ये तो मुझे नहीं लगा था। बसंती बाई इस हद तक परेशान होकर यह कदम उठा लेगी, ऐसा तो नहीं सोचा था। मुकेश फिर उसकी आत्महत्या के बारे में काफी बातें बताता बैठा। साहब, एक और बात, सच है या झूठ पता नहीं, लेकिन लोग उसी बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं आजकल। क्या बात? साहब, बसंती बाई जब मरी ना, तो वो 3 महीने के पेट से थी साहब। उसकी बात सुनकर तो मैं अपने कानों पे ही भरोसा नहीं कर पा रहा था। क्या कह रहा है मुकेश? अरे वो तो बांझ थी ना, बांझ कैसे पेट से रहेगी? हाँ साहब, लोग ही बोलते थे कि वो बांझ है करके। ओ हो, अरे तो उसने आत्महत्या की, इसके पीछे कारण क्या था? घरेलू विवाद और परेशानियां, भाभी के ताने, या और कुछ? पता नहीं साहब, पुलिस छानबीन कर रही है, मालूम पड़ ही जाएगा अपने को कि क्या था कारण। पर साहब, मैं आपको बताता था ना कि बसंती बाई के लिए आप कुछ भी मत करो। अगर आपने उसे कोई सहायता की होती तो आप भी उसमें फंस गए होते साहब। लेना न देना और पुलिस के चक्कर और काटो, उसके साथ बदनामी होए सो अलग। मुकेश कह रहा था और सही कह रहा था, पर सब कुछ सही चल रहा था। ऐसे समय में बसंती बाई ने आत्महत्या की तो क्यों की? लेकिन मुकेश, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। बसंती बाई के पति ने उसे बांझ कह के तलाक दे दिया था ना, तो उसे बांझ ऐसे तो नहीं कह दिया होगा? भाई, डॉक्टर ने जांच करने के बाद ही तो बोला होगा ना कि उसे बच्चा नहीं हो सकेगा। ऐसी थोड़ी ना कोई कह देता है कि कोई बांझ है। अरे साहब, तलाक यानी कोई कोर्ट से थोड़ी ना तलाक दिलवाया था। 5-6 साल बच्चा नहीं हो गया तो उसने बसंती बाई को छोड़ के दूसरी शादी कर ली। तो फिर तो बसंती बाई को वो कुछ एलिमनी देता था। एलिमनी? क्या साहब? अरे मतलब छोड़ी हुई पत्नी को तलाक के बाद में पति की तरफ से पैसा कुछ दिया जाता है, उसे बोलते हैं एलिमनी। अरे क्या साहब, साहब, इसी वजह से तो प्रकाश की पत्नी को बसंती बाई घर में नहीं चाहिए थी। तो क्या बसंती बाई के आदमी ने दूसरी शादी कर ली तो क्या उसे तुरंत ही बच्चे हो गए थे क्या? अरे नहीं साहब, 3 साल हो गए थे दूसरी शादी को। उसके बाद उसे लड़की हुई, वो भी बहुत दवा खाना करने के बाद, बहुत डॉक्टर को दिखाया उनने तब। तो इसका मतलब तो साफ ही है कि बसंती बाई में कोई खास कमी नहीं थी। अगर उसके पति ने जल्दी इलाज करवाया होता खुद का तो शायद उसे भी बच्चे हो गए होते। क्या पता साहब, भगवान ही जाने।
मैं जब बंगले पे वापस आया तो मैं बड़ा बेचैन था। बसंती बाई पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। उसके आदमी ने खुद की और बसंती बाई की न कोई जांच करवाई न कोई इलाज करवाया। बस कुछ समय बच्चा न होने पर उसे बांझ करार दे दिया और घर से भी निकाल दिया। वह हर एक का समाज, घर के लोग भी मान बैठे कि वह बांझ है। और बेचारी बसंती बाई, उसकी दूसरी शादी का उसके घर के लोगों ने विचार नहीं किया और बस उसे बांझ मान के उसे ताने मार कर परेशान करते रहे वो लोग। जब तक उसकी ज़रूरत थी तब तक बसंती बाई से प्रकाश की पत्नी अच्छी रही। जब उसके माता पिता मर गए उसके बाद में उससे परेशान करना शुरू कर दिया। फिर पता नहीं कौन जिसने उस पर शायद ज़बरदस्ती की होगी, जिसका परिणाम बसंती बाई के पेट में उभर कर आया था। प्रकाश की पत्नी, उसके माँ बाप और बसंती बाई का आदमी, सभी ने उस पर अन्याय किया था। मुझे तो एक ही बात का रह कर आश्चर्य हो रहा था कि क्या बसंती बाई को क्या ऐसा कभी नहीं लगा कि वह बच्चे को जन्म दे सकती है, या कि फिर वो पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए उसने दूसरों के कहने पर भरोसा रख लिया। एक बात तो तय थी कि बसंती बाई पर बलात्कार नहीं हुआ था। अगर बलात्कार हुआ होता तो उसने खूब हल्ला मचाया होता। आखिर वो भी एक इंसान थी। बेचारी उसकी पूरी जिंदगी में कांटों पर ही चली थी। शायद किसी कमजोर पल में शायद बसंती बाई किसी आदमी के साथ में बह गई। शायद उसे लगा कि वो तो बांझ है, बच्चा तो होने वाला नहीं है। बस इसी भरोसे में रहकर वह एक बार हुई गलती को बार बार दोहराती रही। लेकिन जब पेट से रह गई तब सगे संबंधी और समाज अपना जीना हराम कर देगा, इसी डर से शायद उसने आत्महत्या कर ली होगी। बसंती बाई इस दुनिया से चली गई, लेकिन खुद के नाम पर कलंक लगाकर। लोग मरते हैं तब उनके फोटो लोग अपने घरों में लगाते हैं और इस तरह से वो जीवित रहते हैं। लेकिन बसंती बाई के बारे में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। कोई भी उसका फोटो दीवार पर लगाकर उसे हार नहीं चढ़ाने वाला था। सोच सोच कर मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। तभी अचानक एक विचार मेरे मन में आया और मैं बेचैन हो गया। मेरे पास मौका था उसकी मदद करने का, सहायता करने का, लेकिन बदनामी के डर से मैंने बसंती बाई को इंदौर की कंपनी में काम करने के लिए नहीं भेजा। अगर वो उस कंपनी में काम कर रही होती तो आज जो हुआ वो कभी न होता। वह नौकरी करके आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन गई होती और दिखने में तो ठीक ही थी वो। इसलिए शायद आगे चल के किसी न किसी से उसका विवाह भी हो गया होता। मेरे जैसे सफ़ेद पोश लोग केवल बदनामी के डर से क्षमता होते हुए भी समाज के लिए कोई सही काम नहीं कर पाते। मैं भी उन्हीं में से एक था और इस तरह से बसंती बाई पर एक अन्याय मैंने भी किया था। ये अपराध बोध शायद अब मुझे ज़िंदगी भर सालने वाला है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे एक हृदयस्पर्शी कहानी बसंती बाई। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर लेखक ने समय रहते बसंती बाई की हुई सहायता की होती तो आज कहानी कुछ और होती। बसंती बाई जीवित होती। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के अन्याय और अत्याचार सहते हुए किसी तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करते रहते हैं। अगर दूसरे लोग उन्हें थोड़ी सी भी मदद कर दें, उन्हें थोड़ा सा भी सहायता का हाथ उनकी तरफ बढ़ा दें तो वो भी एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन ये सब तभी संभव है जब समाज में लोगों में अपनी बदनामी का डर न हो और वे निडर होकर असहाय लोगों की सहायता कर सके। इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।